नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत रैकवार लर्निंग विद के सर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी से प्रथम बार कट ऑफ के मुद्दे पर जुड़ने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, क्या है कि वर्तमान में एमपी टेट 2022 पीबी के द्वारा परीक्षा आयोजित कराई जाती है। लोग सड़कों पर हैं और सभी का ये कहना है कि परीक्षा कहीं ना कहीं बहुत बड़ी धांधली का शिकार हुई है। हाँ दोस्तों, ऐसा अक्सर सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर पेपर लीक हो गया और पीबी ये मानने को तैयार नहीं है। सरकार के गृह मंत्री का भी बयान आता है कि ये वायरल स्क्रीनशॉट फर्जी हैं, विपक्ष की नीति है, वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों, हमें ये भी समझना होगा कि ये बात बिल्कुल नई नहीं है कि चाहे वो एमपी की सरकार हो या यूपी की सरकार हो, सरकारें कोई भी हो, कभी नहीं ये मानती कि उनकी सरकार में फर्जीवाड़ा हुआ है। मुट्ठी भर पदों के लिए लाखों अभ्यर्थियों से आवेदन कराए जाते हैं। उन आवेदनों के तहत सभी विद्यार्थी आवेदन करते हैं, बढ़ चढ़कर सब काम छोड़ करके उधार लेकर के खा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, गांव से खेती बेच करके पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन इन नेताओं ने 10-10, 12-12 लाख रुपए में ये पद बेचे हैं, जिसकी पुष्टि के सबूत भी आप सबके सामने धीरे धीरे आते जाएंगे। लेकिन सरकारें कभी ये स्वीकारने वाली नहीं हैं। हमारे सामने एक ज्वलंत मुद्दा अभी ये है कि क्या ये परीक्षा रद्द होगी? यदि रद्द नहीं होगी तो सरकार क्या कदम उठाएगी? 2023 में चुनाव है, जगह जगह मामा जी जा कर के घोषणाएं भी कर रहे हैं। या पीबी आपत्तियों का निराकरण कैसे करती है? और एक सबसे, चूंकि अभी आप देख पा रहे होंगे 1-2 दिन से आपत्तियों का जोर जारी है। 80-80, 90-90 क्वेश्चनों पर आपत्ति लगाई जा रही है, बेवजह की आपत्ति लगाई जा रही है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। तो इन सभी बातों पर हम अभी चर्चा करने वाले हैं विस्तृत तौर पर। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णकांत रैकवार है। मैं पुनः आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर मेरी बात आपको थोड़ी भी रियलिस्टिक लगती है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। और किस चीज़ पर आप अगला टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं उसके बारे में हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा या बुरा लगा, क्या परेशानी आपको लगी मेरी बातों में, वो सारी चीज़ें आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। मैं आपके सारे नेगेटिव और पॉजिटिव पर कमेंट ज़रूर करूँगा, रिप्लाई ज़रूर करूँगा। फ़िलहाल मैंने पेपर मेरा 20 को था, मेरी मैम का पेपर 24 को था। 24 को मॉर्निंग शिफ्ट में, मेरा 20 को 24 मॉर्निंग शिफ्ट में था। और इस दौरान मैंने उसके बाद, पेपर के बाद मैंने खूब सेंटर पे जाके एनालाइज़ भी किया है। हाँ, एक अलग बात है कि मैंने ये रिव्यूज़ वगैरह नहीं लिए, क्योंकि रिव्यूज़ लेने वालों की मैंने हालत देखी। लोग झूठ बहुत बोलते हैं वहाँ पर। मैंने खूब देखा कि लोग बहुत झूठ बोलते हैं। इनका 105 है तो 120 बता रहे हैं, कौन सा किसी को बृहस्पति लेना है। लेकिन रियलिस्टिक क्या है इसके बारे में मैंने काफ़ी अनुभव किया, और उसके आधार पे कम से कम 70 से 80 लोगों के पेपर एनालिसिस करने के बाद मुझे एक चीज़ तो समझ में आती है कि मैं थोड़ा बहुत व्यू आपके साथ शेयर ज़रूर कर सकता हूं। तो ये दोस्तों, आंकड़ों को समझ लेते हैं कि आंकड़ों का खेल किस तरह उलझा रहा है। और ये जो डर है ना, लोगों को कहीं ना कहीं डर ये भी लग रहा है कि ये 110, 120, 130 वालों का क्या होगा, क्योंकि इनके अधिकांशतः आंसर 90% आंसर तो सही है। अब उस पर 50 से 60 आपत्ति लग जाना, अब इन्हें ये डर लग रहा है कि मेरे 50 से 60 प्रश्नों पर आपत्ति है, उन 50 से 60 में से 55 आंसर तो मेरे सही हैं, उन पर भी आपत्ति है। यदि वो प्रश्न 10 से 12 प्रश्नों के उत्तर बदलते हैं तो क्या मैं 102 या 95 या 96 नंबर पे आ जाऊँगा? बड़ी स्थिति खराब है। लोगों ने कथाएं कराना स्टार्ट कर दी, रिश्ते तैयार करना स्टार्ट कर दिए। भैया शादी होने वाली है, 10-10, 15-15 लाख रुपए में लड़के खरीदे जा रहे हैं। लेकिन अभी वो बहुत बड़ा गेम होना बाकी है। आइए सब के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा आंकड़ों का खेल को समझ लेते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोई बता रहा है 10 लाख फॉर्म है, 12 लाख फॉर्म है, लेकिन जो ऑफिशियल डाटा है वो कोई नहीं बताता। मैं आपको बताता हूँ, दैनिक भास्कर के अकॉर्डिंग जो टोटल फॉर्म अभी तक पेपर जो 20 दिसंबर के बाद या 14 दिसंबर के बाद जो फॉर्म भरना स्टार्ट हुए थे, उन सभी आंकड़ों को मिलाकर यदि देखा जाए तो कुछ 9,36,000 या 9,35,000 कह लीजिए, इतने फॉर्म वहाँ पर सबमिट हुए थे, ठीक है। जिनमें पहले थे 5,68,000 करके कुछ फॉर्म थे, और उसके बाद कुछ लाख फॉर्म और डाल दिए गए, जिनमें रनिंग वाले अभ्यर्थियों ने भी फॉर्म भरा है, ठीक है।
तो यदि हम आंकड़ों पर नज़र डालें तो यदि हम मान के चलते हैं कि टोटल फॉर्म यदि 9.35 लाख हैं, तो मैं डैम श्योर हूँ दोस्तों कि कम से कम 2 से सवा 2 लाख लोगों ने ये पेपर नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि आंकड़े ऐसे आ रहे हैं। मैंने तो तैयारी की नहीं है, जितने भी रनिंग वाले हैं उनमें अधिकांशतः लोगों ने पेपर नहीं दिया और अपने 1000 2 हज़ार रुपये सेंटर पे जाने के बचा लिए। अच्छी बात है, वो नहीं गए। मान लेते हैं कि सवा 2 लाख लोगों ने पेपर नहीं दिया और लगभग 7 लाख लोगों ने पेपर दिया। यदि इन 7 लाख लोगों का, चूँकि ये भ्रष्टाचार खुलने के पहले तो मुझे लग रहा था कि रिजल्ट 8 से 12% के बीच रहेगा, लेकिन यदि मान भी लेते हैं कि रिजल्ट 15 से 20% है, चूँकि बहुत सारी उठापटक अभी होनी बाकी है, तो यदि रिजल्ट 15 से 20% भी रहता है तो कैंडिडेट में भी 1,40,000 के आसपास होंगे पास। अब यदि नंबर ऑफ पोस्ट का भी एक बड़ा झमेला खड़ा हुआ है। कोई कह रहा है 11,556 है, कोई कह रहा है 13,000 पोस्ट है। कट ऑफ बनाए जा रहे हैं, कुछ पता नहीं है कितनी पोस्ट है, लेकिन एक्चुअल में जो पोस्टें हैं जो सरकार ने अभी हाल ही में दैनिक भास्कर में जारी की थी, जिसमें बताया था कि 95 पदों पर भर्ती करने जा रही है। हालांकि उसके पहले एक बजट सत्र में उन्होंने एक पेज भी प्रस्तावित किया जिसमें 11,556 पदों के लिए बताया था, लेकिन फिलहाल ऑफिशियल डाटा यदि 9500 मानते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ रहेगा, आइए चर्चा कर लेते हैं। मेरे एनालिसिस के दौरान यदि मैंने जो अभी तक पाया है वो ये है कि यदि 9500 पदों पर सरकार भर्ती करती है, इसमें अनुसूचित जो जनजाति विभाग है उसके समेत में ला करके, और ये DPI वाले पदों पर टोटल 9500 पदों पर भर्ती करती है, जिसमें 2 से 3 राउंड की काउंसलिंग होगी। यदि 9500 पदों पर भर्ती होती है तो 1,40,000 विद्यार्थियों के सापेक्ष लगभग 9500 पदों के अनुसार हर एक पद पर 14 लोग यानी एक पद के लिए 14 लोग फाइट में हैं। यदि पोस्ट की संख्या 11,556 है तो हर पोस्ट पर लगभग 12 लोग फाइट में खड़े हुए हैं, और यदि पोस्ट की संख्या 13,000 होती है तो दोस्तों लगभग हर पोस्ट पर 10 लोग फाइट में होंगे। ठीक है, ये तो रहा आंकड़ा पोस्ट के अकॉर्डिंग। अब आगे जान लीजिए हैं कि कट ऑफ कैसे जा सकता है और फिर आगे क्यों कट ऑफ कम होगी या ज़्यादा होगी, उसके बारे में भी विस्तृत हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। 9500 पोस्ट के अकॉर्डिंग ये जो मैंने कट ऑफ मैंने अपने दिमाग से सर्वे बनाया है, उसके अकॉर्डिंग मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी अदर स्टेट के हैं और जो जनरल हैं वो 105 से लेके 107 तक एकदम सेफ हैं। EWS 101 से लेके 103 वाले, ये याद रखिए मैं मेल की बात कर रहा हूँ सभी की, इन सब के सेफ हैं। OBC कैंडिडेट जो है वो 98 से 101 तक यदि किसी का है तो वो मेल सेफ है। 95 से लेके 97 तक SC वाला और 90 से लेके 92 ST वाला कैंडिडेट एकदम मेल में सेफ मान सकता है। वहीं बात की जाए यदि महिला की, तो महिला हर एक कैटेगरी में अपने अंक 3 से लेकर के 4 अंक या 5 अंकों तक मान सकती है कि उसके कम चांसेस रहने की संभावना है। क्या है कि यहाँ पर जितने भी पद आएंगे 11,000 या 13,000, तो 50% आरक्षण MP में सीधे सीधे महिलाओं को दिया गया है। तो महिलाओं में बहुत अधिक कंपटीशन नहीं है, महिलाएं कम नंबर पे ही पास होती हैं, तो 5 से लेकर के 6 या 7 नंबर तक का गैप जेन्युइन हो सकता है। यानी 92 या 93 वाली महिलाएं यदि हैं जनरल में या 95 है तो वो अपने आप को 100% डैम श्योर सेफ मान सकती हैं। और EWS वाली महिलाएं 92, 91 वाली, OBC वाली 88, 89, 90 वाली, SC वाली 85 प्लस और ST वाली 82 प्लस वाली महिलाएं अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यदि 11,000 पोस्ट होंगी, 13,000 पोस्ट होंगी तो और 2-2, 3-3 अंक इनमें गिरावट आ सकती है दोस्तों। अब होने क्या वाला है ज़रा इसको समझ लीजिए। पहला आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा, क्या सरकार धांधली को स्वीकार करेगी? तो देखिए दोस्तों, लगभग मैं 3 से 4 राज्यों का, चूँकि मैं सीटेट क्वालिफाई हूँ तो दे चुका हूँ, मुझे ये ऐसा अनुभव है कि सरकार कभी भी अपनी गलती नहीं मानती। यूपी सरकार में मैंने सुपर टेट दे के रखा है और 0.35 से मैं बाहर हो गया था, वहाँ भी सरकार ने गलती नहीं मानी। 69,000 भर्ती में शामिल हुआ था, मेरा गुणांक था 65.95, लेकिन मेरा चयन नहीं हुआ क्योंकि 66.33 से वहाँ पर OBC की लिस्ट गई थी। क्योंकि मैं वहाँ पे जनरल कैंडिडेट था तो मेरी वहाँ पर नहीं हुई। सरकार कभी भी स्वीकार नहीं करती। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सरकार एक आध बेकसूर लोगों को जेल में डाल देगी या कह देगी सस्पेंड कर दिया भैया, और ये है कि सब
लीपापोती कर देगी। इसमें सरकार बड़ी माहिर है। दूसरा है कि पेपर फिर से होंगे, कि ऐसा कभी नहीं होगा। सरकार फिर से पेपर नहीं कराने वाली। 2023 का चुनाव है और उसी के चक्कर में मामा जी दिन रात सपने बो रहे हैं, यहाँ घोषणाएं वहाँ घोषणाएं कर रहे हैं, धरातल पर 1% उनका काम नहीं है। और ऐसा हर सरकार का होता है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी हो। मैं किसी को पर्टिकुलर बुराई नहीं करता, लेकिन व्यक्ति विशेष जो 20 साल से मामा जी एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं ना, 15 साल से सांप की तरह, वो अब नहीं चलने वाला है। इस देश के बेरोजगार ना उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि उन्हें समझ में आ जाएगा कि जब 40 डिग्री तापमान में नंगे पांव घूमते हैं ना बेरोजगार, और कैसे अपने आप को उधार बेच बेच करके वो तैयारी कर रहे हैं, वो हम ही जानते हैं। एक और कॉमन सा सवाल ले लेते हैं, जिसमें लोग कहते हैं कि अदर स्टेट का क्या होगा, क्या कोटा 5% फिक्स होगा। देखिए, सरकार यदि कह भी देती है कि अदर स्टेट का कोटा 5% फिक्स है, तो मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि अदर स्टेट को 5% कोटा फिक्स है, जबकि यूपी में बिल्कुल फिक्स है, 5% कोटा ही फिक्स है। लेकिन एमपी में तो भैया आप यूक्रेन क्या अंतरिक्ष से भी आ जाओ ना, तो यहाँ भी वोट डाल लो, यहाँ आप सब कुछ कर लो, यहाँ नौकरी ले लो। बस एमपी वाले लोगों के लिए नौकरियाँ नहीं मिलती हैं, ठीक है। अब दूसरा एक और प्रश्न है लोगों का, बहुत कॉमन सा है कि यह डीएलएड या बीएलएड में कोई प्राथमिकता है। देखिए भैया, जिसके नंबर ज़्यादा होंगे उसको मिलेगी। यहाँ पे डीएड बीएड जैसी प्राथमिकता जैसा कोई प्रश्न नहीं है, इनकी बातों पे मत जाइए। अभी सरकार के दिमाग में बहुत ज़्यादा भूत सवार है सरकार बनाने का, और सरकार बनाने के लिए आप जो कहिए वो आपके लिए करने को तैयार हैं। यदि हम सड़कों पर निकलते हैं दोस्तों और अपनी पोस्ट 15,000 समथिंग हो जाती हैं, मेरी गारंटी है हर पास होने वाले बच्चे की नौकरी लग जाएगी। अभी होना क्या है इसको आप समझिए। मैं आपके साथ कुछ स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ 24 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट की, जिसमें 2 से 3 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें मुझे पता है, मैंने कंप्लेन भी किया है, कि जिसमें मुझे पता है कि 100% नंबर बढ़ जाएगा, लेकिन मुझे ये भी पता है कि पीईबी बढ़ाएगी नहीं। और उनसे प्रश्न पूछे जाओगे तो कहाँ प्रश्न के जवाब मिलने वाले हैं आपको। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, हर शिफ्ट में 5-5 ऐसे प्रश्न ऐसे हैं जिनके आंसर बदलने चाहिए। आपत्तियां तो भले ही 70-70 60-60 प्रश्नों पे लगी, लेकिन फिर भी जेन्युइन तरीके से 5 से 6 प्रश्न यदि आपके बढ़ते हैं तो आपका जो प्रीवियस स्कोर है उसमें 5 से 6 नंबर बढ़ा लीजिए। उसके बाद शिफ्ट के अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन में आपके टोटल मिला के 3 से 4 प्रश्न बढ़ सकते हैं। यानी कहा जाए ओवरऑल कि आने वाले समय में जब नॉर्मलाइजेशन होकर रिज़ल्ट आएगा, चूँकि बहुत जल्दी मेरा ऐसा मानना है कि जून जुलाई के बीच आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, तो ऐसा मेरा मानना है कि आपके डेफिनेट तरीके से 8 से 10 नंबरों का इजाफा होगा उन बच्चों का जिनके 95 के भीतर नंबर हैं, क्योंकि उनके गलत प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, बहुत सारे प्रश्न चैलेंज हुए हैं, तो चेंज होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जिनके प्रश्न 100 से ऊपर हैं, अधिकांशतः उन्हीं प्रश्नों पर ही क्या हुई है, आपत्तियां हुई हैं। और दोस्तों, यदि वो प्रश्न बदलते हैं तो ऐसे लोग जिनके 110, 105, 115 हैं, उनके 10 से 15 नंबर भी घट सकते हैं। और यदि उनके उतने नंबर आए हैं तो यानी वो शिफ्ट सरल है, और शिफ्ट सरल है तो प्रश्न डेफिनेटली उनके नंबर कम होने वाले हैं। ऐसा ही एमपी पुलिस में भी हुआ है। 90 नंबर वाले ओबीसी वाले बच्चे अभी भी घर बैठे हुए हैं, और 66 नंबर वाले ओबीसी वाले बच्चों का क्वालिफाइड बता दिया गया है। खैर, ये तो देखने वाला वक्त ही बताएगा। आपको मैं कुछ स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, ये देखिए। अब ज़रा दोस्तों इस प्रश्न को देखिए। इसमें ये पूछा गया है कि ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक चार्ल्स स्पीयरमैन ने सुझाव दिया कि बुद्धि को डैश आयामों या कारकों में के संदर्भ में समझा जा सकता है। अब दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि स्पीयरमैन ने 2 सिद्धांत दिए थे। एक था आपका द्विखंड, एक था त्रिखंड। यानी कि द्विखंड के बाद त्रिखंड उन्होंने तब दिया था, या त्रितत्व तब दिया था 7 सालों बाद। हालांकि इसमें मुझे यही लग रहा है कि इनका 2 वाला आंसर सही होना चाहिए, लेकिन यदि वो प्रकृति पूछते, प्रश्न की प्रकृति और अच्छे से क्लियर कर सकते थे, तो उस पर नंबर दिए जा सकते थे। यानी दोनों आंसर इसके सही माने जा सकते हैं। खैर, इसमें डाउट है, 50-50 है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में ये लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक सुझाव देता है कि स्कीमाटा यानी स्कीमा का बहुवचन को मस्तिष्क में दर्ज एक इंडेक्स कार्ड के रूप में है। प्रत्येक व्यक्ति एक व्यक्ति को आने वाली उत्तेजना या सूचनाओं पर प्रतिक्रिया करने का तरीका है। क्योंकि इन्होंने प्रश्न ही ऐसे घुमा फिरा के बनाए हैं कि गूगल भी उन्हें सर्च नहीं कर पाता। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्कीमा जो वर्ड है वो जीन पियाजे से रिलेटेड है, और आमतौर पर हम सब ने जो भी तैयारी की है उसमें जीन पियाजे का नाम आपके दिमाग में पहले ही आता है। ठीक है, इन्होंने वुडवर्थ माना है, इन्हें अपना आंसर चेंज करना पड़ेगा, और ये श्योर नंबर बढ़ने वाला है 24 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
इस प्रश्न में इन्होंने कहा है कि थॉर्नडाइक ने बहुबुद्धि के सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित बहुकारक सिद्धांत द्वारा प्रतिस्थापित किया था या किया जाता है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो थर्स्टन साहब हैं, स्पीयरमैन साहब हैं, गिलफोर्ड हैं या रॉबर्ट स्टर्नबर्ग हैं, इनके अलग ही सिद्धांत हैं। इसमें गिलफोर्ड का सिद्धांत कहाँ से आ गया भैया? गिलफोर्ड का तो है आयामी यानी 3D वाला सिद्धांत। देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ सबूत भी आपको दिए हैं, इसके माध्यम से आप समझ ही सकते हैं कि आपने चूंकि पढ़ाई तो की है, आपको पता ही है कि कौन सिद्धांत किसका है, किस मनोवैज्ञानिक का है ना। और ये त्रिआयामी गिलफोर्ड का है, बुद्धि का संरचना गिलफोर्ड का है, समूह कारक थर्स्टन का है और स्टर्नबर्ग का आपको पता ही है त्रितंत्र है ना। और इस प्रकार से आप सभी के जानते हैं, थॉर्नडाइक का जानता है, तो इसमें भी आपका श्योर कॉन्फिडेंटली नंबर 1 बढ़ने वाला है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।